नमस्कार, मैं योगेश राणा। यह जो दिल्ली को लेकर अध्यादेश लाया गया है, यह अरविंद केजरीवाल की राजनीति को निपटा देने वाला है, कईयों का ऐसा कहना है। मुझे लगता है कि किसी भी राय पर पहुंचने से पहले कुछ तथ्यों पर गौर करना चाहिए, कुछ आंकड़ों को देखना चाहिए, परिस्थितियों को समझना चाहिए। केजरीवाल ने मुफ्त की योजनाएं बांटकर दिल्ली में सत्ता पाई और फिर पंजाब को भी इन्हीं योजनाओं के भरोसे जीत लिया, लेकिन क्या वो दिल्ली को लेकर लाए गए अध्यादेश को जीत पाएंगे? इस पर जीत हासिल कर पाएंगे? अगर आंकड़ों की बात करें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बगैर कांग्रेस के साथ लिए अध्यादेश को केजरीवाल रोक ही नहीं सकते हैं। इन आंकड़ों पर बाद में बात कर लेंगे, पहले एक बात पर गौर करते हैं। केजरीवाल ने अभी कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूं मुफ्त बिजली योजना को बंद करने की कोशिश को सफल नहीं होने दूंगा। केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को 20 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है। केजरीवाल सरकार की यह सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक योजना है, लेकिन जैसा हिमाचल प्रदेश में हो रहा है उसको देखते हुए यह कहने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि ये जो मुफ्त की योजना है एक दिन पूरे देश का भट्टा बैठा सकती है। हिमाचल का तो बैठता हुआ साफ साफ दिख ही रहा है। कांग्रेस ने तो अब पूरे देश में मुफ्त की योजनाओं का पिटारा ही खोल दिया है और भाजपा भी कुछ कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस ने जीता और करीब 6 माह ही हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रदेश के 15,000 कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। अभी 15 तारीख तक 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मई महीने की सैलरी नहीं मिल पाई है। सरकार कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। यह कमाल की बात है। एक आदमी भी अपने घर में अपनी जरूरत के हिसाब से ही पैर फैलाता है और हिमाचल प्रदेश की यह जो सरकार है यह 6 माह में ही कंगाल हो गई है। क्यों कंगाल हो गई है और अभी मुफ्त की कौन कौन सी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में और लागू की जानी है, इस पर बहस हो सकती है। इस पर अपने अपने मत हो सकते हैं, तर्क हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में केवल बोला जाता है, वो सच है या झूठ है इसका कोई मतलब नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो केंद्र को दोषी ठहरा रही है, पिछली सरकार को दोषी ठहरा रही है और मुफ्त की योजनाओं को लेकर बीजेपी हिमाचल प्रदेश की सरकार को, कांग्रेस को दोषी ठहरा रही है। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल तो यह जन्म लेता है कि यह जो राजनीतिक दल है ये घोषणाएं करने से पहले क्या कोई हिसाब किताब भी लगाते हैं क्या? इनको किसी भी सूरत में क्या केवल सत्ता चाहिए, इसके बाद चाहे जनता की जान ही क्यों ना निकल जाए? लेकिन हम बात तो अरविंद केजरीवाल की कर रहे थे। केजरीवाल ने भी इसी तरीके से मुफ्त की योजनाएं चला चलाकर देश की राजनीति में खुद की पार्टी को राष्ट्रीय दर्जाधारी पार्टी बना लिया है। इसीलिए सवाल यह है कि केजरीवाल 2024 के लिए बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आप एक बात पर ध्यान दीजिए, अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 साल में कई कमाल किए, कई कमाल के परिणाम दिए। अभी देश में केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस के साथ इनमें एक आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि सवाल तो यह बड़ा है कि 2024 को लेकर अरविंद केजरीवाल की देश में जो राजनीतिक हैसियत है वह कितनी बड़ी है, वो कितना कमाल कर सकते हैं। आप कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहला आंकड़ा, दिल्ली को छोड़कर केजरीवाल पंजाब और गुजरात में मजबूत होते हुए दिखे हैं, लेकिन यह आधा सच है जो बड़ी तेजी से प्रचारित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी 68 में से 67 सीटों पर केजरीवाल ने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो अपनी जमानत तक बचा नहीं पाए थे। केजरीवाल की पार्टी को केवल 1.10% वोट हिमाचल में मिला। उसके 23 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिला था। केजरीवाल की पार्टी को मिले हिमाचल में सभी सीटों के वोट को अगर मिला दे तो केवल 46,270 वोट मिले थे। इससे ज्यादा तो एक उम्मीदवार एक ही सीट पर वोट हासिल कर लेता है। इससे ज्यादा तो जीत हार के अंतर होते हैं। और दूसरी बात, केजरीवाल ने अभी कर्नाटक में 224 में से 209 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उनके उम्मीदवारों को कर्नाटक में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। चुनाव आयोग का डेटा बताता है कि नोटा को कर्नाटक में 0.69% वोट मिले, जबकि केजरीवाल के सारे उम्मीदवारों को केवल 0.59% वोट मिले। जबकि केजरीवाल ने फ्री की बिजली, लोन माफ, फ्री पानी जैसे वादे कर्नाटक के लोगों से भी किए थे। पूरे कर्नाटक में केजरीवाल को केवल 2.25 लाख वोट मिले। इतने बड़े अंतर से तो कर्नाटक में कई सारे उम्मीदवार जीते होंगे। अब तीसरी बात पर आते हैं। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को 13% वोट मिले, 5 सीटें जीती और
तकरीबन 2 दर्जन के आसपास सीटें ऐसी रही जिस पर वो नंबर 2 पर रहे। आप गौर कीजिए, 2017 के चुनाव में कांग्रेस के गुजरात में 41.4% वोट थे, जो 2022 में घटकर 27.29% रह गए, यानी करीब 13% की गिरावट कांग्रेस के वोटों में आई। और यह आपको याद ही होगा कि इतने ही वोट केजरीवाल को मिले हैं, तकरीबन 13%। और यह भी एक साफ सी बात है कि यह जो वोट है ये कांग्रेस का ही वोट है। और गुजरात का चुनाव कांग्रेस ने इस बार लड़ा नहीं था। राहुल गांधी अपनी यात्रा में बिजी थे, गुजरात के चुनाव को बिल्कुल भी कांग्रेस ने गंभीरता से लिया नहीं था। अब चौथी बात पर आते हैं, केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ वोट इकट्ठा करने के लिए पूरे देश में करीब 14,000 किलोमीटर की हवाई सफर किया है, हवाई यात्रा की है। कई प्रदेशों की राजधानियों में गए हैं, कई सारे लोगों से मिले हैं, समर्थन मांगा है। अब इस सफर से केजरीवाल को क्या हासिल हुआ, इसको समझते हैं। राज्यसभा में केजरीवाल के 10 सांसदों के अलावा टीएमसी के 12, आरजेडी के 6, जेडीयू के 5, उद्धव के 3 और एनसीपी के 4 सांसद हैं। अभी तक इन लोगों ने केजरीवाल को साथ देने का वादा किया है। जैसा कि खबरें छप रही है, ये सारे सांसद मिलकर होते हैं 40। अब ये मान लेते हैं कि डीएमके के 10, बीआरएस के 9, सीपीएम के 5, सपा के 3, सीपीआई के 2, जेएमएम के 2 और आरएलडी के 1 सांसद भी केजरीवाल के पक्ष में ही वोट कर देंगे, यानी कि अध्यादेश के खिलाफ ही वोट कर देंगे। इस तरीके से ये सांसद होते हैं 32 और 40 और 32 मिलकर होते हैं 72। लेकिन लोग राज्यसभा में मौजूदा जो समय में सदस्य संख्या है वो 238 है, जिनमें से 5 नॉमिनेटेड है, यानी 233 सदस्य ही वोट कर पाएंगे। ऐसे में जिसके पास राज्यसभा में 117 वोट होंगे वह बाजी मार जाएगा। लेकिन केजरीवाल के पास हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी अभी तक केवल 72 ही अंक है। इस तरीके से साफ सी बात है कि कांग्रेस के बगैर सहयोग के केजरीवाल राज्यसभा में कुछ भी नहीं कर सकते, इस अध्यादेश को नहीं रोक सकते। वैसे तो केजरीवाल को कांग्रेस का साथ मिलने के बाद भी चिंता बनी हुई है, हो सकता है जीत ना हो, क्योंकि बीजेडी, एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस इन लोगों के साथ नहीं आने वाली है। और माना जा रहा है कि वो बीजेपी को पक्ष में वोट कर सकती है। जिस तरह के पिछले कुछ दिनों के हालात देख रहे हैं, अमित शाह जिस तरीके से कई सारे लोगों से मिले हैं, इस तरह से एक बात बहुत ही साफ है, एक साफ सी तस्वीर बनती है कि केजरीवाल तभी तक उछल कूद करते हुए दिख रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में जब तक कांग्रेस एक्टिव बहुत ज्यादा होती नहीं है। कांग्रेस जैसे जैसे बढ़त हासिल करने लगेगी, केजरीवाल के हाथ से दिल्ली भी फिसल सकती है। केजरीवाल कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है, इसके बाद बीजेपी के लिए खतरा है। यह एक सीधा सा समीकरण है। इस तरह से केजरीवाल के साथ कांग्रेस आएगी नहीं और केजरीवाल चुनावी मैदान में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। और जाहिर सी बात है इसका लाभ बीजेपी को मिलता ही रहेगा। लेकिन यह लाभ और हानि का खेल भी विधानसभा के चुनाव तक ही सीमित रहने वाला है। लोकसभा के चुनाव बहुत बड़े कैनवास पर होते हैं, उसमें केजरीवाल की कोई हैसियत अभी भी बनती हुई साफ साफ दिखती नहीं है। क्योंकि जिन प्रदेशों में केजरीवाल लड़ने का मन बना रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं, उन प्रदेशों में केजरीवाल के पास वोट परसेंटेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, केजरीवाल के लोगों को, उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिलते हैं। और यह तो विधानसभा में केजरीवाल, विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल की राजनीतिक हैसियत है। जब लोकसभा चुनाव की बात आएगी तो केजरीवाल कुछ सीटों पर हो सकते हैं कमाल कर दे और कुछ सीटें तो बहुत छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी हासिल कर लेते हैं। यह केजरीवाल की पूरे देश में राजनीतिक हैसियत मौजूदा तौर पर बनती हुई दिख रही है। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में उनका रोल कितना बड़ा बनता है यह देखने वाला समय होगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।